एक और हफ्ते का आगाज और उम्मीद करते हैं कि आपका वीकेंड बड़ा ही जबरदस्त गुजरा होगा। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में हुई है बड़ी पेशरफ्त। पीटीआई का क्या मौक़िफ़ होगा ये अनप्रेडिक्टेबल है। क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है साजिद भाई। क्या कमाल परफॉर्मेंस, शानदार परफॉर्मेंस। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी 2025 भी यकीनी तौर पर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीतेगी। कहते हैं ना कि सर्दियों में आइसक्रीम खाने का अपना ही मजा है। आइसक्रीम खाएं ना तो मजा है, आइसक्रीम के नाम पे धोखा ना खाएं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद जी आया नू बखैर रागले भली करे आया वा शतके दुनिया बोले के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम। एक और हफ्ते का आगाज़ और उम्मीद करते हैं कि आपका वीकेंड बड़ा ही ज़बरदस्त गुजरा होगा और आने वाला जो दिन है वो भी बहुत आपका अच्छा गुजरने वाला है। आज हम आपको इब्तिदा में दिखाते हैं एक ऐसी अनोखी सी कहानी कि जो हमारे देखने में तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगती है, लेकिन कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती है कुछ चीज़ें। अब एक भेड़ है, ये भेड़ साहिबा जो हैं साउथ अफ्रीका की हैं ये, लेकिन इनके आगे बड़े बड़े आर्टिस्ट ढेर हैं। अब ये ऐसा करती क्या हैं? क्या ये सिर्फ ये टहला लगाती हैं या फिर अपनी मालकन के साथ चहलकदमी करती हैं? जी नहीं, ये बड़े बड़े आर्टिस्टों को मात दे देती हैं, रंगों से खेलती हैं ये। और ये वहाँ पे पेंट ब्रश लेके और मुख्तलिफ कलर्स के साथ पेंटिंग बनाती हैं। 2 साल पहले इनको ये सेंचुरी है इसने अडॉप्ट किया था और अडॉप्ट करने के बाद इनको इतने अच्छे से ट्रेन किया कि माशाल्लाह से अब ये पेंटर हैं। एंड नाउ कम बैक टू पाकिस्तान, जहाँ पे हम अपने स्ट्रे डॉग्स से लेके और मुख्तलिफ जानवरों के साथ क्या सलूक करते हैं। कभी किसी गधे को जो है उसका लिम्ब पंक्चर कर देते हैं, कभी ऊँट की टांग काट देते हैं। लेकिन दूसरी जानिब माशरे का तरक्की करना सिर्फ इस चीज़ से ज़ाहिर नहीं होता कि वो कितनी बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, उनकी मईशत कैसी है। माशरे की असल अक्कास ये तस्वीर है कि जहाँ वो अपने बेज़बान जानवरों के साथ कैसा रद्द-ए-अमल रखती है। इसी के साथ चलते हैं खबर की जानिब। आखिरकार बर्फ पिघल गई। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर आज होगा। स्पीकर अयाज सादिक करेंगे सदारत। सियासी एतबार से अहम दिन है। मुज़ाकरात का नतीजा पाकिस्तानी सियासत के मुस्तक़बिल का करेगा तयन। कौमी टीम ने जनूबी अफ्रीका में तारीख रकम कर दी। प्रोटीज अपनी ही सरजमीन पर पहली बार वाइट वॉश। रिजवान 11 छा गई। फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग में धुआंधार परफॉर्मेंस। शायकीन अशश कर उठे। सब एक दूसरे को कप्तान रिजवान के दौर में खुश आमदीद कह रहे हैं। आइसक्रीम के नाम पर धोखा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई। फ्रोजन डेजर्ट्स को आइसक्रीम बोलकर बेचने वाली 2 कंपनियों पर 17 करोड़ का जुर्माना आए। दीगर कंपनीज के खिलाफ भी मामला जेर इल्तवा। आइसक्रीम के नाम पर सार्फिन धोखे के साथ क्या कुछ खा रहे थे, जानिए आज के प्रोग्राम में। और दुनिया के बुलंद मकाम पर आइस स्पोर्ट्स का मेला। शंदूर टॉप आइस हॉकी, कर्लिंग और स्पीड स्केटिंग के मुकाबले 24 दिसंबर से होंगे। सतह समंदर से 12,800 फीट बुलंदी पर कांटेदार मुकाबलों से महसूस होने के लिए शायकीन बेकरार। तो चलिए प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज और सियासी मैदान से सबसे बड़ी अब तक की अहम डेवलपमेंट अब से कुछ महीनों की, और वो ये कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में हुई है बड़ी पेशरफ्त। इख्तलाफात की सियासत दम तोड़ने लगी है और अब मुफाहमत की कोशिशें रंग लाने लगी हैं। हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी है और अब कमेटी फरीक़ैन में बातचीत के हवाले से तमाम पहलुओं का जायजा लेगी। अयाज सादिक की सदा पर हुकूमत ने पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी है।
इस कमेटी में जो हुकूमती कमेटी, इसमें नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार हैं, राना सनाउल्लाह हैं, सेनेटर इरफान सिद्दीकी शामिल हैं। हुकूमती इत्तेहादियों की जानिब से राजा परवेज़ अशरफ भी हैं, नवीद क़मर भी हैं और खालिद मकबूल, अलीम खान, चौधरी सालिक भी सालसी का किरदार अदा करेंगे। चलिए इस पे बात कर लेते हैं। सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून, आज हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू यू। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। आई होप यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग फाइन। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। और इससे बेहतर तो कोई हफ्ता नहीं हो सकता आगाज़ में कि हम वी आर फाइनली टॉकिंग अबाउट मुज़ाकरात नाउ। तो इस डेवलपमेंट को सबसे पहले तो ये बताइए कैसे देखते हैं कि जब पीटीआई हुकूमत मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। देखें, ये ऑफ कोर्स ये बहुत बहुत खुशाइंद है, लेकिन पॉइंट ये है कि हम कितना नुकसान कर चुके हैं। आप देखें कि आप एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, जहां जमहूरियत है मुल्क में, आपको बोलने की आज़ादी है, जलसों की आज़ादी है, और थ्रू आउट आपका ये व्यू रहा है कि हम हुकूमत से बात नहीं करते, ये प्रॉक्सी गवर्नमेंट है, हम इनको नहीं मानते। आल्दो आप उसी असेंबली में बैठे हैं, आप सारे इलेक्शंस में हिस्सा लिया है, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, आपके एमएनएज, एमपीएज वो डेली अपनी सैलरीज भी ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी ज्यादती मुल्क के साथ हुई है, जो अभी तक बहरहाल देर आया दुरुस्त आया। एंड आई एम श्योर कि अभी इसमें भी इसकी कामयाबी का दारोमदार पॉजिटिव एटीट्यूड्स पे होगा। एक इलेक्शन हुए हैं, उसके मुताबिक अभी हुकूमत को साल हो गया है और आगे पॉलिसीज को लेके जाना है। तो पार्लियामेंट को मजबूत किया जाए, अदलिया को मजबूत किया जाए और अफवाज पाकिस्तान को इसमें न घसीटा जाए। यानी पहले जब आप आए इक़्तिदार में तो आपने उनको कंट्रोवर्शियल बनाया, कंधों पे हाथ लगा के कि वो आने वाले हैं तो हम आ जाएंगे 2018 के अंदर, और फिर जब वो निकले तो फिर कंट्रोवर्शियल बनाया, फिर तो डायरेक्टली अटैक उन पे शुरू कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि देखिए, ये जो पब्लिक हमें इलेक्ट करके भेजती है पार्लियामेंट के अंदर, तो हमारे कंधों पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारे जी में आएगा हम हदूदों को यूथ को करके, ये 9 मई को क्या हुआ, फिर ये यलगार इस्लामाबाद के ऊपर होती रही, फिर आप एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे। चलो पॉलिटिकल एरेना में अगेन बिलो द बेल्ट हिट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये तो कभी भी नहीं हुआ कि अफवाज पाकिस्तान की क़यादत के ऊपर और फौज के अदारे के ऊपर एक नफरत, और फिर इन अलायंस विद द फॉरेन पावर्स। आप ये देखें कि ये जो नैरेटिव्स बाहर से बन के आते हैं, ये तो फौज के खिलाफ हैं। अभी आप देखें, अमेरिका ने कहा मिसाइल्स जो है बना रहे हैं। अभी ये हैरान कौन बात है कि पाकिस्तान का मिसाइल अमेरिका को फतह करने के लिए क्यों जाएगा? हमारा अमेरिका से क्या डिफरेंस है? हम तो मतलब सुपर पावर है, हमारे उनके साथ रोलर कोस्टर ताल्लुकात तो रहे हैं, तो वो करते हैं। इसी तरह अभी ये जो 9 मई वालों को ट्रायल हुआ है, उसके ऊपर भी बार लॉबिंग हो रही है, और यही तहरीक इंसाफ के लोग कर रहे हैं। IMF के को कहा कि इनको ना दो। अभी अब अगर अब GSP प्लस के मसले पे कोई चीज़ बनती है तो मसाइल होता है। यूरोपियन यूनियन का आज भी बयान आया है कि जी नॉट इन लाइन विद इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस। The point is कि is it in line with international obligations when America has made Guantanamo Bay? या is it in line with international obligations and UN Charter and Geneva Conventions? जब आप गाजा के अंदर बच्चों पे और पब्लिक पे देखिए, जेनेवा कन्वेंशंस है, नंबर 1 उनकी जो कन्वेंशन है वो ये कहती है कि आप सिविलियन पॉपुलेशन पे नहीं अटैक करेंगे। नंबर 2 ये है कि प्रिजनर ऑफ वार पे नहीं करेंगे। नंबर 3 ये है कि जख्मियों पे नहीं करेंगे। नंबर 4 ये है कि अगर प्रिजनर ऑफ वार को या वुंडेड लोगों को जहाज लेके जा रहे हो तो उस पे भी नहीं हमला करें। आप ये देखिए, तो ये व्हाट इज इन लाइन विद इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन? वी नो इट बिकॉज हमारी शहादतें हो रही हैं और हम अपने हालात को हम समझते हैं अच्छी तरीके से। तो मेरे ख्याल में अपोजिशन को भी इसको समझना चाहिए, और मेरा अगला सवाल कयूम साहब यही है कि ये बताइए कि अब ये जो मुज़ाकरात फाइनली होने जा रहे हैं, पीटीआई क्या नुकात रख रही है, हुकूमत क्या बात रख रही है, कुछ अंदर की खबर तो देना हमें। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ ऑनेस्टली, पीटीआई का क्या मौक़िफ़ होगा ये अनप्रेडिक्टेबल है, और क्या वो जो अंदर मौक़िफ़ अख्तियार करेंगे या किसी नतीजे पे पहुंचेंगे तो इमरान खान साहब उसको सपोर्ट करेंगे, ये अगेन डाउटफुल है। बिकॉज पास्ट हिस्ट्री पे आप जाते हैं ना, अगर आपने बाअख्तियार कमेटी बनाई है तो उनको अंदर सर जोड़ के बैठना चाहिए, अपनी ज़रूर जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उनको सामने लेके आएँ, गवर्नमेंट उनको गौर से सुने
और ये देखे कि कहाँ उनको रिलीफ दी जा सकती है और वो जरूर दे, और ये देखे कि किसी से नाइंसाफी ना हो। लेकिन ज़हन में ये रखा जाए कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, ये जो कैजुअल्टीज हो रही हैं और ये जो आपके टेररिज्म है, और खिते में क्या हो रहा है, इंडिया की क्या इंटेंशंस हैं, और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर ये जो सीरिया और आगे पीछे और ईरान को थ्रेट करना, ये सब कुछ हो रहा है, ये क्या हो रहा है, और इसको हमें आगे कैसे लेके जाना है। इकानमी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी कौमी यकजहती है, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लोगों की जानो माल है, जिसके ऊपर ये अटैक हो रहे हैं। ये इजी बात नहीं है जो बॉर्डरों के ऊपर, तो ये मिल के ही हम कर सकते हैं ना, जैसे नेशनल एक्शन प्लान बनाया था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कयूम साहब, आपने एक बड़ी अहम बात की कि क्या नतीजा निकलेगा ये अनप्रेडिक्टेबल है, और यही एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी मैं सवाल के तौर पे आपके सामने में लाना चाहता हूँ। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी, उसका भी ऐलान हो गया, पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी, उनका भी ऐलान हो गया, और बैरिस्टर गौहर ने भी इसका ऐलान कर दिया। अब दोनों बैठेंगे, बात करेंगे। लेकिन वो एक दिन पहले जो फवाद चौधरी वाला फियास्को हुआ है, ये ही शो करती है कि कितनी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी। और कल फवाद चौधरी साहब ने बयान भी दिया है कि ये मुज़ाकरात बेमायने हैं, और चलें एक अच्छी बातें हो रहे हैं, लेकिन ये बेमानी जहाँ होने चाहिए वहाँ हो रहे। अब किसकी बात पे बंदा यकीन करे, इधर करे यकीन कि उधर करे? ये दुख की बात है ना, जब आप ये कहते हैं ना कि हम इधर करें या उधर करें, तो आप फिर अदारे को इम्प्लिकेट करते हैं, जमहूरियत के खिलाफ है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है, और ये अदारे को बदनाम करने वाली बात है कि जी नहीं वो तो जो मीनिंगफुल बात करते। देखिए, पहले आपने एक मीनिंगफुल बात उनसे करके आप इक़्तिदार में आए थे, ये याद है, बाजवा साहब ने खुद भी इसका इकरार किया, और आपने आके डिलीवर भी नहीं कर सके थे। तो आपने उस वक्त भी, चूंकि जो पॉलिटिकल पावर्स आपके खिलाफ थी वो तो नालाओ हुई ना, उनके ज़हन में तो कंट्रोवर्शियल बनाया आपने आर्म फोर्सेस के अदारे को, और फिर जब उसके बाद आपने डायरेक्ट अटैक उनके ऊपर किया, तो ये मतलब है कोई पता नहीं, इनके किसी की बयान की कोई अहमियत नहीं है, फवाद चौधरी हो या दूसरा हो या तीसरा हो, लेकिन शकूक ये क्रिएट करते रहते हैं। और फिर अभी अलीमा बहन ने भी कल परसों ये कहा कि जी हमारी जो सिविल नाफरमानी की वो है। व्हाट सिविल नाफरमानी? इस मुल्क के अंदर आप रह रहे हैं, आप इस मुल्क को आगे लेके जाना है। सिविल नाफरमानी पहली आपकी कान पे क्या हुआ और अभी क्या होगा? तो मकसद ये है कि रीजनेबल बात करनी चाहिए, और बैठ के आपने हालात को तस्लीम करके और हैंड इन ग्लव पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर अपनी जरूर हर हुकूमत के कदम की जो गलत है उसकी मुखालफत की जाए, और जोरदार तरीके से लोगों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। लेकिन अंदर बैठ के इकट्ठा फ़ायदा तब भी होगा आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और अथॉरिटी के साथ बात करें। एक्चुअल अथॉरिटी जो है वो इधर मसला है कि ये कमेटी के पास शायद नहीं है, इमरान के पास है। दूसरी तरफ अथॉरिटी का कोई मसला नहीं है, जो पॉलिटिशियन बैठे हैं वो बैठ के इनके साथ बात करें। हुकूमत हमेशा चाहती है कि अपोजिशन को वो अपने साथ एंगेज रखे, और वो नहीं चाहती कि मुल्क में बलवे हों, चूंकि उन्होंने अपना 5 साल पूरा करके डिलीवर करना होता है ताकि अगले इलेक्शन में लोग उनको वोट दें, तो वो कभी भी इंटरेस्टेड नहीं। तो आई एम श्योर एंड वी होप फॉर द बेस्ट कि अल्लाह ताला करे ये अच्छा स्टेप है, और इस पे शाबाश देते हम तहरीक इंसाफ की, वट एवर उनके अंदर जो भी हो रहा है। लेकिन वी होप कि इसको पॉजिटिवली करके, तो ये नाफरमानी वाली काले शालें जो है इनको अभी पीछे रखिए। इन्होंने आपको तबाह किया है, पहले भी क्या मामला करेंगे, कफन लेके आएंगे, डेड बॉडीज उठाएंगे, तो ये एटीट्यूड तो ठीक नहीं है ना, ये गैर सियासी है और गैर जमहूरी है। वी आर ऑल होपिंग फॉर द बेस्ट। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे सेनेटर अब्दुल क़य्यूम साहब, के कह रहे थे कि अच्छी बात है, मुज़ाकरात होने चाहिए, वक्त बताएगा कि ये मुज़ाकरात जो है उसका ऊँट किस करवट बैठता है। हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर हो सके। ब्रेक पे जाने से पहले बहुत ज़रूरी है इस बात का जिक्र करना कि बर-ए-सग़ीर की मारूफ गुलकारा मलका-ए तरन्नुम नूर जहाँ आज उनकी 24वीं बरसी है। 22,000 से ज़ायद गीतों को अपनी आवाज़ से उन्होंने यादगार बनाया। चलिए अब एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद हाजिर होंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान की तारीख की वाइट वॉश की। स्टे विद अस। वेलकम बैक। शायर ने क्या हुक्का है कि रौला पै गया,
पाकिस्तान बाजी ले गया, वो भी 3-0, वाइट वॉश, वो भी साउथ अफ्रीका को, वो भी पहली बार खुद साउथ अफ्रीका की सरजमीन पे। ये नहीं हो सकता, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, कौन सी पता नहीं गलत पाकिस्तान की टीम जो है ना हमसे डाउनलोड हो गई, लेकिन जो हो गई है वो हो गई है। और उसने ये किया है कि पहले जिम्बाब्वे, फिर ऑस्ट्रेलिया और अब साउथ अफ्रीका को उनकी सरजमीन पे हमने ओडीआई सीरीज़ हरा दी है। क्या ही ज़बरदस्त कल मैच हुआ था और पाकिस्तान ने क्या ज़बरदस्त खेला। तो वंडर बॉय साइम अयूब, बाबर की वापस फॉर्म में वापसी, शाहीन का पेस दोबारा लौट आना। मैं कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ जो है ना इसके पीछे कारस्तानी है। चलिए अब इसी पे जैसे आपने वो देखा ना मशहूर भारतीय ड्रामा सीआईडी का पता करो, तो हम भी पता करते हैं आज, पता करेंगे। साजिद खान क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। साजिद भाई, क्या कमाल परफॉर्मेंस, शानदार परफॉर्मेंस। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को वाइट वॉश कर दिया। साउथ अफ्रीकन्स भी जो है ना हैरान परेशान होंगे कि यार ये पाकिस्तान हमेशा हमें पड़ जाती है, कभी जो है वो सेमीफाइनल में हमें पड़ जाती है और हमें बाहर निकाल देते हैं, और इस बार तो हमारी सरजमीन पे आके हमें वाइट वॉश कर दिया। क्या कहेंगे पाकिस्तान की शानदार परफॉर्मेंस में? बहुत शुक्रिया फैसल भाई। दुनिया में जितना बोर्ड न्यूज़ देख रहे हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंट्रो, हर चीज़ आपने कवर की, जिस दिल मोहब्बत से आपने हर चीज़ को कवर किया। यही पाकिस्तान की आवाम की जीत है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वो करके दिखाया जो लोग तवक्को नहीं रख रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में 20 साल बाद जाके सीरीज जीतने, 92 के बाद साउथ अफ्रीका को हराना, तारीख की सीरीज जीतना, और हेड कोच यकीनी तौर पर जिस तरह आकिब जावेद इस तमाम चीज़ को चीफ सेलेक्टर हेड कोच हैं, और शाहिद असलम को को, नवेद अकरम चीमा को, और खास तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को बहुत बहुत मुबारक। और आपकी पूरी मैनेजमेंट यकीनी तौर पर जिस तरह इस डे बाय डे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत पे बाकायदा डे बाय डे हर मैच के बाद तबसरा कर रहा था, पहले आप सबको बहुत बहुत मुबारक। ये क्रिकेट यकीनी तौर पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में खेली जाएगी, 10 मैचेस जो खेले जाएंगे, यकीनी तौर पर उसकी तमाम चीज़ें, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, मैनेजमेंट, कप्तानी, वाज़े तौर पे बता रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2017 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, 2025 भी यकीनी तौर पर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीतेगी। और बेबी ऑफ टीम फॉर्म लीडिंग तीनों फॉर्मेट खिलाड़ी अगर साइम अयूब का जिक्र ना करें तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। वर्ल्ड स्टार बन के सामने आया है, 91 बॉलों पे जिस तरह उसने सेंचुरी दिखाई है, और 2 सेंचुरी साउथ अफ्रीका में बनाने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं। हालांकि फकर ने 2 सेंचुरी बनाई है मगर एक साथ नहीं बनाई है। 3 ओडीआई में जिस तरह साइम ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट के लिए 98 2020 बनाई है, और पहला टेस्ट मैच मेरे एज ए क्रिकेटर थे, कोच टॉप एनालिस्ट बात करूंगा, साइम रेड बॉल में भी पहली सेंचुरी बना देगा यकीनी तौर पर, जो उसकी फॉर्म लगी हुई है। मगर 7 चौके मारे हैं बाबर ने, मगर 7 चौके मारने के बाद बाबर 50 करके आउट हो रहे, 100 नहीं बना रहे थे। क्या बाबर भी रेड बॉल में सेंचुरी बनाएंगे? ये तो बहुत खुशाइन बात है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। ये चीज यकीनी तौर पर हरो जीतो जो ट्विन सेट किया है आकिब जावेद ने। इसमें अच्छी बात साजिद भाई ये भी रही कि बड़े अरसे बाद पाकिस्तान के पास ये क्वेश्चन आया कि वो बेंच स्ट्रेंथ को यूज करे, वरना तो हम हमेशा से सीरीज या तो हार चुके होते थे या बचा रहे होते थे, तो हम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जा रहे होते थे। बड़े अरसे बाद ऐसा मौका आया कि जब पाकिस्तान ने अपनी मेन प्लेयर्स 2-3 मेन प्लेयर्स को बिठाया और फिर हसनैन और इनको डाला, तो ये भी बड़ी खुशाइन बात है साजिद साहब। देखिए 3 चेंजिंग करना, हालांकि ये लग रहा था हम सेम टीम से, हालांकि हम यही समझ रहे थे सेम टीम से जाएंगे। हसनैन की आवाज़ उठाई जा रही थी क्योंकि हसनैन ने जिस तरह बॉलिंग की है, 145 147 को उसने पेस को टेस्ट किया, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। मगर काफ़ी अरसे से ओडीआई नहीं खेल रहे थे, जिस तरह हारिस को रेस्ट कराया गया, हारिस ने आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई है पूरी सीरीज में। मगर साउथ अफ्रीका में उस तरह जिम्बाब्वे में विकेट नहीं ली, मगर बॉलिंग उसने अच्छी की, हसनैन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, तैयब ने जिस तरह आज 4 विकेट ली है, क्लासिक ने जिस तरह एक दफा फिर साउथ अफ्रीका की तरफ से इनपुट डाला, 47 बॉलों पे 80 के करीब रन बनाया, उसकी जितनी तारीफ की। मगर एक चीज और फैसल भाई, जैम पैक क्राउड था, दोनों टीमों को सपोर्ट कर रहा था। और ये क्रिकेट की ग्राउंड की खूबसूरती जब पता चलती है कि क्राउड इन्वॉल्व हो और दोनों टीमों को सपोर्ट करो, तो ये क्रिकेट की जीत होती है, ये क्रिकेट की जीत हुई है। और ये अच्छी चीज है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की टीम के लिए, पाकिस्तान की मैनेजमेंट के। मगर दोबारा उस सवाल पे आएंगे, कुछ गलतियां जरूर हैं। आप फकर, साइम अयूब
बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर बन सकता है। हाँ, उसके अलावा तो आप साजिद भाई, आपको लगता है कि अब्दुल्ला शफीक की ये गालिबन आखिरी अपीयरेंसेस हो सकती हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि एक बहुत ही ख़राब किस्म का उन्होंने रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, डक्स पे डक्स। मेरे ख्याल से अब उनका रिप्लेस करने का टाइम आ गया है। डू यू एग्री टू दैट? नहीं फैसल भाई, ओडीआई में तो मुझे नजर नहीं आते, क्योंकि टेस्ट मैच में भी उनके टेस्ट मैच बाकी हैं, और टेस्ट मैच में रेड बॉल में मैं ये समझता हूँ कुछ क्योंकि टेस्ट मैच के प्लेयर है ना, उनको टेस्ट मैच में प्ले करना चाहिए। ओडीआई और 2020 में जो उनकी कारकर्दी थी गैर मियारी थी, मगर पूरी सिलेक्शन कमेटी ने उनको मौका दिया, मगर जिस तरह वो आउट हो गए तो मैं समझता हूँ ओडीआई में उनकी जगह अब नहीं बनती। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फौरी तौर पर फकर को लेके आए, इमामुल्लाह को लेके आए तीसरे ओपनर। पाकिस्तान की टीम में अभी भी 2-3 चीजें ऐसी हैं बताना जरूरी है, और सऊद शकील को लेके आना जरूरी है। ये पाकिस्तान की कंप्लीट टीम हो जाएगी, क्योंकि आपको आगे जाके जो प्रेशर होता है ना आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का, होम ग्राउंड पे खेलना, उस पर कारकर्दगी दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आपको याद होगा फैसल भाई, एशिया कप में हम आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखा रहे थे, मगर जब एशिया कप खेलने हम श्रीलंका पहुंचे हैं, फिर हमारा एक फास्ट बॉलर हारिस अनफिट हो गया, ओपीआई टूट गया, शाहीन अनफिट हो गया। तो पाकिस्तान क्रिकेट के पास बैकअप तैयार करने के लिए मौका अच्छा है, और बैकअप तैयार करें, कॉन्फिडेंस दें, क्योंकि अबरार आपके पास मेन प्लेयर आ गया। हम जो चाह रहे थे 11 ओवर से 40 ओवर तक इनपुट डालना, तो यहाँ पर हमें बहुत जरूरी है। दूसरी चीज एक और ब्रेक न्यूज करते हैं, देखिए पिछले दिनों मैंने अब्दुल रजाक से मेरी मुलाकात हुई थी, उनकी ख्वाहिश थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बॉलिंग कोच बनूं, पावर हिटर बनाऊं। तो बहुत शुक्रिया, मोहसिन नकवी साहब ने बात सुन ली, और अब्दुल रजाक को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पावर हिटर, जो वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर पाकिस्तान के पास मौजूद है, तो उनकी खिदमत ले रहे हैं। ये अच्छी बात है, पाकिस्तान के पास पावर हिटर नहीं है, पावर हिटर आपको चाहिए, तो ये चीज भी बताना जरूरी है। ये अच्छी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आने वाले वक्तों में अब्दुल रजाक 2-4 पावर हिटर हमें दे दें तो बहुत अच्छे होगा। और जिस तरह कामना गुलाम ने आज इनपुट डाला ना है, उससे आउट होने से इसमें कोशिश एक किया। और चीज़ है, मैं बाबर फाइनली फॉर्म में वापस आ रहे हैं, बैक टू बैक 2 उन्होंने हाफ सेंचुरीज लगा दी हैं, लेकिन दोनों मैचेस में डिसमिसल्स सेम स्पॉट पे हुए हैं। वो शॉट बहुत ही क्रैकिंग था, इससे पहले माकरम ने उनका कैच पकड़ा था, कल जो है वो अगेन सेम स्पॉट पे आउट हुए हैं। तो बाबर के साथ ये चीज़ रही है, वो स्पिनर के खिलाफ भी ना आते हुए अंदर गेंद को पुश करना चाहते हैं, तो वो इसी स्पॉट पे आउट हो जाते हैं, और यहीं पे वो फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट भी आउट हो रहे हैं। तो इस पे मैं चाहूँगा कि इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए फैसल भाई, बहुत खूबसूरत सवाल किया, ये अच्छी चीज़ है। अगर हमारे पूरी दुनिया भर में जो बोल्ड न्यूज़ देखने बताना ज़रूरी है, शॉर्ट ऑफ लाइन पे अगर पेस से बॉल आ रहा है तो बावर कन्वर्ट कर लेते हैं, हुक लग जाता है। बाज बावर जो हुक मारने जाते हैं, उनका टो जो है कवर की तरफ रहता है, वो टो स्ट्रेट ही रहता है, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है, उस पर शॉट कन्वर्ट करते हुए आउट है। सेम आप जैम्पा को देख ले, उसी तरह उन्हें आउट हुए हैं, और ये चीज़ बताना जरूरी है, ये इनका वीक पॉइंट है। अगर बॉल उनका कॉन्फिडेंस तो बहाल हो गया है, मगर ये शॉट अगर वो काम कर ले तो यकीनी तो वो सेंचुरी बनाने में काम हो जाएंगे। उससे पहली बॉल पे उन्होंने आउटस्टैंडिंग चौका मारा था, जो आपने देखा टाइम बहुत अच्छा हुआ था, और ये टाइम में 16 बॉल स्लो आया, जिसके बाद उनका टो होता है, वो टो जू रहता है, जू रहेगा तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्लैक हो जाएगी बॉल। मगर उनका टॉप हैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बाद वो खेलते हैं। तो ये टेक्निकल छोटी सी चीज है, उसको अगर सही कर लेना वो शाहिद असलम के साथ, तो बहुत बेहतर होगा। पाकिस्तान की जो रन बनाने की मशीन है, मजीद रन बनाने की बहुत टेक्निकल, बहुत अच्छा टेक्निकल पॉइंट उठाया, क्योंकि जैम्पा और बिश्नोई के खिलाफ भी वो उसी तरह आउट होते हैं। लेकिन ये एक चीज़ साजिद भाई के फाइनली हम बड़ा ज़बरदस्त जीते हैं, और कितना कॉन्फिडेंस पाकिस्तान की टीम लेके जा रही होगी अब टेस्ट सीरीज़ में? देखिए ये टेस्ट क्रिकेट तो बहुत ही डिफरेंट काम होगा। रेड बॉल में आईसीसी टेस्ट जो साइकिल हो रही है 2024 और 25 का, वो साउथ अफ्रीका नंबर 2 नंबर 1 पर है। जो कारकर्दगी उन्होंने अगेंस्ट श्रीलंका के खिलाफ, किसी और टीमों के खिलाफ दिखाई है, तो साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान को टेस्ट में जीतने के बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ओडीआई पाकिस्तान ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली। रेड बॉल यकीनी तौर पर घंटों का खेल होता है, 5 दिन का खेल है, उसमें डे बाय डे टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बहुत वेट कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका के कप्तान की जो गुफ्तगू थी, जो शिकस्त, वो समझ नहीं सका। हाँ, ये जो सोच रहे थे ये चीज पाकिस्तान के साथ हो जाएगा, ये प्ले कर गया पाकिस्तान ने, अपनी आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है ओडीआई। मगर टेस्ट मैच यकीनी तौर पर जो रेड बॉल का होगा, बहुत मुख्तलिफ खेल होगा, एक होगा, उसमें 3 स्लिप है, 2 गली पॉइंट होगी, उसमें पाकिस्तान को ठीक है साजिद भाई, वक्त की कमी है, लेकिन आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज किए हैं।
और अब अगला पड़ाव जो होगा वो टेस्ट होगा। और कि पाकिस्तान ने, बहुत शुक्रिया साजिद भाई आपका, उम्मीद करते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान ने ओडीआई में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, पाकिस्तान उसी तरह कैरी ऑन भी करे टेस्ट सीरीज़ में भी। कल हमने देखा भी कि कैप्टन शान मसूद जो थे वो स्टेडियम में मौजूद थे अलॉन्ग विथ हिज वाइफ, और वो मैच देख रहे थे। यकीनन उन्होंने भी कुछ ना कुछ असेस कर लिया होगा अबाउट द विकेट्स एज वेल। चलिए अब हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होंगे तो मजीद होगी आपसे गुफ्तगू, रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। अब हीरो पाकिस्तानी में आपको मिलवाएंगे एक ऐसे नौजवान टेनिस प्लेयर से कि जिन्होंने एक बार फिर एशियन जूनियर एजाज़ अपने नाम कर लिया है। हसन उस्मानी, उन्होंने जद्दा में होने वाला ATF अंडर 14 जूनियर टाइटल अपने नाम किया है। फाइनल में तुर्कमेनिस्तान के सुलेमान खुदैरबाफ को शिकस्त दी है उन्होंने। तो हसन हमारे साथ ही मौजूद हैं और उनसे हम बात करते हैं। हसन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आपको एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जी, थैंक यू सो मच। तो कैसा रहा कंपटीशन हसन, कौन से ममालिक थे इस बार? जी, कंपटीशन तो ऑब्वियसली बहुत टफ था और काफ़ी सारे कंट्रीज़ ने पार्ट लिया था इसमें, जिसमें आई थिंक सो 8 to 9 नेशंस थी जिनके काफ़ी सारे प्लेयर्स आए हुए थे इन ग्रुप्स। तो कंपटीशन काफ़ी टफ था क्योंकि इसमें जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि कोई भी मैच जो है वो इजी नहीं था। एक तो वेदर इतना डिफ़िकल्ट था, काफ़ी हीट थी। आपके टाइज किस किस कंट्री के साथ पड़े थे? मेरे फाइनल तुर्कमेनिस्तान के साथ था, फिर सेमीफाइनल फ़िलिपीन के साथ था और उसके बाद जो क्वार्टर फाइनल था वो सऊदीया के साथ था और राउंड 1 भी सऊदीया के साथ था। ओके, नाइस। तो हसन कैसे प्लेयर थे, ख़ास तौर पे फाइनल आपका कैसे रहा, क्या स्कोर रहा, और तुर्कम जो प्लेयर था वो कैसा रहा? जी, फाइनल ऑब्वियसली बहुत टफ था। एक जो मेजर फैक्टर था वो ये रहा था कि इसमें वेदर जो है वो काफ़ी टफ कंडीशंस थी क्योंकि आउटडोर था तो विंड का बहुत ज़्यादा इफेक्ट था फाइनल में। पर जो तुर्कमेनिस्तान का प्लेयर है वो भी बहुत अच्छा खेल रहा था, पर आई प्लेड गुड, सो अल्हम्दुलिल्लाह आई वॉन। और हसन, जो इस वक्त हम वीडियो बार बार चला रहे हैं, अगर तो इसको हम एक बार ज़रा फुल पर चला सकें, बिकॉज ये बहुत ही आइकॉनिक है। और हसन उस्मानी जो हैं, जब उनका अनाउंसमेंट हुआ और जब वो जा रहे थे अपनी ट्रॉफी लेने, तो नन अदर देन राफेल नडाल जो हैं उन्होंने इनको अवार्ड दिया। तो भाई हसन, ये तो किसी का भी ख्वाब होता है यार, इतने बड़े लेजेंड से मिलना। मुझे ये बताएं कि आपने कैसा महसूस किया राफेल से हाथ मिलाना, और कुछ बात की उन्होंने बाद में आपसे? जी, मुझे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा था क्योंकि जब मैं ट्रॉफ़ी कलेक्ट करने गया, जो टेनिस के लेजेंड थे राफेल नडाल, उन्होंने ट्रॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूट की और प्रेजेंट की, और उन्होंने मुझे जो बात की थी वो कांग्रेचुलेट की थी और काफ़ी एक्नॉलेज किया था। ज़बरदस्त। और आपका फेवरेट प्लेयर वैसे इन द टेनिस सर्किट कौन है? मेरे राफेल नडाल और रॉजर फेडरर। ऑब्वियसली। तो अब ये बताइए, व्हाट्स द नेक्स्ट कंपटीशन इन लाइन हसन? अभी तो टेनिस में सीज़न का एंड हो गया है। अभी जो अश्वाबत ओपन हुई थी वो सेकंड लास्ट टूर्नामेंट था और उसके बाद अभी ये जो है जो सऊदीया का था ये लास्ट ऑन टूर फॉर दिस ईयर है। अब अगले साल से इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू डोमिनेट द अंडर 16 सर्किट इंशाल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा अपने रेजीम के बारे में बताइए। आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे, तो हाउ डू यू मैनेज योर स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स टुगेदर? जी, इसमें इस तरह है कि अब जैसे मैं नवंबर वाला टूर्नामेंट में जीता था अल्हम्दुलिल्लाह अशखबत का, उसके फ़ौरन बाद दिसंबर में ना मेरे पेपर्स थे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं स्कूल के लिए, जो मैं लाहौर ग्रामर स्कूल में पढ़ता हूँ। तो इस टूर्नामेंट में आने की वजह से कुछ मुझे स्किप करने पड़े थे और कुछ मैंने दिए थे। तो इसमें ये मुझे थैंक यू करना चाहता हूँ मैम, जो मेरी डायरेक्टर हैं मिसेज़ निगत अली और प्रिंसिपल मिसेज़ नाज़िया दील और मैम साइमा परवेज़, जिन्होंने मुझे काफ़ी एकेडमिक सपोर्ट दी हुई है इन बिकॉज़ ऑफ स्पोर्ट्स एंड फाइनेंशियली आल्सो इन स्पोर्ट्स।
और अच्छा, मैं हमेशा जितने भी हमारे स्पोर्ट्स स्टार्स होते हैं अदर देन क्रिकेट, उनसे ज़रूर ये पूछता हूँ कि हमारे बाकी जो स्पोर्ट्स हैं उनका सर्किट कैसा डेवलप कर रहा है, फैसिलिटीज़ कैसी मिलती हैं हमारे प्लेयर्स को एज़ कम्पेयर टू द इंटरनेशनल प्लेयर्स? जी, obviously, there is a lot talent in Pakistan to develop, and it is developing now, especially for tennis. टेनिस में जो फैसिलिटीज़ हैं वो अभी तो काफ़ी डेवलप हो रही हैं, और इसमें और भी हो सकती हैं कि अगर इसमें इंटरनेशनली स्टेडियम जिस तरह होते हैं वो बनाए जाएं थोड़े से, और एकेडमी सेटअप की जाएं। बाकी अभी जो मिस्टर सामल कुरैशी हैं, जो कि नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं पीटीएफ पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के, उन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स की हैं इन टेनिस। ही इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ लॉट ऑफ टूर्नामेंट्स, और उनका मैं थैंक यू भी करना चाहता हूँ, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिम आई गॉट द वाइल्ड कार्ड, एंड आई एम आल्सो ट्रेनिंग इन हिज एकेडमी। हाँ, और मुझे ये भी बताएं कि हाउ डिड यू एंड अप प्लेइंग टेनिस? लाइक कोई फैमिली में खेल रहा था आपके? नो, मेरे जो डैड हैं, माय फादर, ही स्टार्टेड विद मी in Ordnance Club, so we started playing there from 2018, and after that we went to Islamabad partially to train with the coaches, and then alhamdulillah फिर 2022 में मैं एस टेनिस हंट जो मिस्टर सामल कुरैशी की एकेडमी और प्रोग्राम था उसमें मैं इलेक्ट हो गया, तो दैट्स एन ऑनर फॉर मी। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया हसन, आपको अंडर 16 के लिए बहुत बहुत हम बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और अगेन ना सिर्फ हसन ने ये टूर्नामेंट जीता है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, लेकिन हसन की आवाज़ से लग रहा था कि टूर्नामेंट जीतने से ज़्यादा खुशी उनको इस बात की थी कि उनको लेजेंड राफेल नडाल से मिलने का मौका मिला, और कम ही ऐसे मौके मिलते हैं, और जब ये मौका मिला तो ही ग्रैब्ड इट विद बोथ हैंड्स। एक बार फिर हसन उस्मानी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मज़ीद बातें भी होंगी, हमारे साथ रहिए। दुनिया बोले में आपको एक बार फिर खुश आमदीद। और इस घंटे में हम यूजुअली शुरू करते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की अपडेट से। तो पिछले हफ्ते की मंदी सरमायाकारों की जानिब से एतमाद की कमी के बाद अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आगाज़ में तेज़ी देखने में आ रही है। राइट नाउ करंट इंडेक्स इस 1,12,000। तो कफील अहमद हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है। कफील, अच्छी रिकवरी की है मार्केट ने? देखिए, लास्ट वीक में जिस तरह आपके सामने जो है वो मार्केट में थोड़ा प्रेशर आया था, हालांकि अगर हम बात करें डिस्काउंट रेट में खासी कमी हुई थी उसके बावजूद भी, और 4,788 पॉइंट मार्केट से निकल गए थे लास्ट वीक के दौरान। तो हम आज कारोबार का पहला दिन है मार्केट में और सेंटिमेंट खासा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अब तक अगर हम बात कर लें 2,292 पॉइंट का इजाफा मार्केट में जो है वो देखा गया, और 1,12,000 का जो इंडेक्स है वो इस वक्त इंडेक्स उसको जो है वो मार्केट अबूर कर गई है। तो सेंटिमेंट पॉजिटिव है। इस वक्त भी अगर हम बात करें तो फार्मास्यूटिकल ऑयल एंड गैस सेक्टर है, ये इस वक्त जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और माहिरीन का जिस तरह कहना था कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है मार्केट के, और मार्केट जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगी। जिस तरह मार्केट ने आज कारोबार के आगाज के 1,12,000 के लेवल में मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कफील, आप अपडेट कर रहे थे हमें। आगाज़ में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का आगाज़ किया है। चलिए चलते हैं वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स इन दैट इज़ टूरिज़्म इन पाकिस्तान। पाकिस्तान कुदरत के हसीन नज़ारों से माला माल है। खैबर पख्तूनख्वा हो, गिलगित हो, या फिर बलूचिस्तान हो, या फिर सिंध हो, पंजाब, ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे जाने की ये सीज़न है। लेकिन ख़ास तौर पे अगर नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें तो यहाँ पे जो हमारी झीलें होती हैं ना वो जम जाती हैं इस सीज़न में। और ख़बर अब ये है कि महकमा सयाहत सकाफ़त आसार क़दीमा अजायब घर खैबर पख्तूनख्वा ने फ़ैसला किया है सूबे की तारीख़ में पहली बार दुनिया के बुलंद तरीन जो प्लेइंग ग्राउंड है दैट इज़ शंदूर, जहाँ पे आप सबको पता है कि पोलो फेस्टिवल तो होता ही है, लेकिन अब यहाँ पे होने जा रहा है आइस स्पोर्ट्स फेस्टिवल। शंदूर टॉप पे ये होंगे मुकाबले, और क्या ही ज़बरदस्त मुकाबले होंगे। यहाँ पे आइस हॉकी, कर्लिंग और स्पीड स्केटिंग के मुकाबले मुनक़िद किए जाएंगे। तो हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर जनरल कल्चर एंड टूरिज़्म अथॉरिटी KP के ताशफीन हैदर साहब, उनको वेलकम करते हैं। ताशफीन साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, और उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। तो एक बहुत अच्छा इक़दाम है शंदूर पे जून जुलाई में
हमने पोलो फेस्टिवल तो देखा जो पूरी दुनिया का तवज्जो का मरकज़ हो जाता है, लेकिन अब यहाँ पे आइस स्केटिंग भी होगी। ज़रा थोड़ा सा बताइए इस फेस्टिवल के बारे में। बड़ी मेहरबानी जी। हाँ, यहाँ पे आइस स्केटिंग भी होगी, आइस हॉकी भी होगी और कर्लिंग भी होगी। हमने ये देखा कि जो हम पे हमारी टूरिज्म है, विंटर टूरिज्म हमारी तरफ बिल्कुल नहीं हो रही। तो अगर है भी तो थोड़ी बहुत मूवमेंट हमारी गलियात में होती है, बाकी कहीं पे नहीं होती। लेकिन हमारे जो चतराल का डिस्ट्रिक्ट है इसमें कुछ जगहों पे आइस हॉकी वगैरह ये होती थी। तो हमने ये सोचा कि इस साल हम शंदूर पे कोई एक्टिविटी करें और इस एक्टिविटी में हमारे साथ शाहिद नदीम साहब जो हैं विंटर स्पोर्ट्स फेडरेशन के, जी। उन्होंने हमें अप्रोच किया। तो हमने फिर ये किया कि इस साल हमने ये एक्टिविटी करवा दी जिसमें पूरे चतराल से लोग शामिल हो रहे हैं इसमें। इस वक्त तक हमारे पास कोई 40 से अबाव प्लेयर्स ने रजिस्ट्रेशन कर ली है और उनकी ट्रेनिंग और बाकी एक्टिविटीज़ कल से शुरू हो रही है। और ये जो शंदूर ग्राउंड के बिल्कुल थोड़ा पहले अगर आप पीछे बोनी से चलते हुए आ रहे हैं, लासपुर क्रॉस करके जब जो झील आती है जो गर्मियों में नीली और सर्दियों में बिल्कुल जर्द हो जाती है, तो ये उसी झील पे होने वाली है ये? इस वक्त जो एक्टिविटीज हो रही हैं और जो ट्रेनिंग है वो हरचीन में हो रही है। हरचीन में। और ये जो एक्टिविटी होगी ये मेन हमारी जो शंदूर लेक है उसी पे होगी। ओके। और मुझे ये भी बताइएगा कि क्योंकि ये जो है चित्राल और शंदूर, आपके जो भाई हैं गिलगिती, वो हमेशा से कहते हैं कि भाई हम यहाँ पे हैं, आप कहते हैं हम यहाँ पे हैं। वहाँ फंडर पे तो आइस फेस्टिवल होता था, तो मेरे ख्याल से उसी को देख के फिर आप लोगों ने फैसला किया अच्छा आप लोग कर सकते तो फिर हम भी करते हैं। बस हमने ये सोचा कि इस साल हम उनके साथ उधर जाके compete करेंगे, तो उससे पहले हम इधर अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि फाइनल के लिए हम गिलगित की टीम को भी लेके आए। हम कांटेक्ट में हैं उनके साथ, और जैसे ही ये फाइनल हो जाता है तो हम फिर अनाउंस कर देंगे कि उनकी टीम भी आ रही है। मैं देखने वालों को ताशफीन साहब ये बता दूं कि जैसे क्रिकेट में इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, पोलो में इंडिया पाकिस्तान जो है वो गिलगित और चित्राल, गिलगित और खैबर पख्तूनख्वा आमने सामने आते हैं, और आप पोलो से अब इसको आइस स्केटिंग पे ले आए तो बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा, रास्तों के हवाले से बताइए, क्योंकि बहुत सारे रास्ते जो हैं वो एक्सेसिबल नहीं हो पाते हैं, तो उनको स्मूथ करने के लिए क्या किया गया है? इसमें हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इन टच हैं और उनका कहना है कि इस वक्त रास्ते ठीक हैं, हम जा सकते हैं उस पर। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। और मुझे बताएं कि फ्यूचर में आप लोगों के मज़ीद क्या प्लान्स हैं? अब क्योंकि आप अब हमारे साथ हैं तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स हैं, ITZs बनाए गए थे, इंटीग्रेटेड टूरिज़म जोन्स, उनके हवाले से भी मैं आपसे बात करूंगा। घनौल और वहाँ पे उनकी क्या अपडेट है, पहले तो ये बताइए। उनमें थोड़े से लैंड डिस्प्यूट और कुछ एक्सेसिबिलिटी के पॉइंट्स रह गए हैं, बाकी ऑलमोस्ट वो कंप्लीट है और अनकरीब हम उसके रोड शोज करेंगे। ये तीनों ITZs को हम ऑपरेशनल कर लेंगे। ज़बरदस्त। और वो जो सड़क है, ऑल दो कि ये आपके डोमेन में नहीं आता, लेकिन यू आर हेयर विद अस, तो मैं इसका फ़ायदा उठाते हुए आपसे ज़रूर पूछूंगा कि वो जो सड़क गिलगित से निकाली गई थी यहाँ तक के लिए, चित्राल तक के लिए, वो कितनी ज़्यादा कंप्लीट हो चुकी है? लोगों को खुशखबरी देंगे टूरिस्ट को कि जनाब अब आपका जो 8 घंटे का सफ़र होता था बूनी से लेके शंदूर तक का, वो कुछ कम होने वाला है? बूनी से शंदूर का उस पे तो काम चल रहा है। वो अब अभी मैं जाके ही आपको फिर अपडेट कर सकता हूँ कि उस पे कितना काम हो गया है। और ये आवाम के लिए भी एक्सेसिबल होगा, लोग भी आएंगे, देखेंगे, एंजॉय करेंगे इसको? बिल्कुल बिल्कुल सबके लिए है। और इसमें मैं एक और बात आपको बताता चलूं कि इसमें सिर्फ मेल खिलाड़ी नहीं है, इसमें हमारे पास इस वक्त तक 16 फीमेल प्लेयर्स वो भी हमारे ट्रेनिंग कैंप्स में हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ताशफीन साहब, जो खैबर पख्तूनख्वा की सयाहत है वो स्वात से लेके कलाश तक उसका हर रंग जो है ना वो मुख्तलिफ होता है।
कलाश में फेस्टिवल हो रहा है, माशाल्लाह से स्वात की अपनी ब्यूटी है। मैं चाहूँगा कि आप, क्योंकि ये तो साल हम एंड कर रहे हैं और साल बड़ा ज़बरदस्त आप एंड कर रहे हैं इस तरह के फेस्टिवल को लेके, अगले सालों में क्या प्लान्स हैं खैबर पख्तूनख्वा टूरिज़म अथॉरिटी, मज़ीद क्या क्या नया लाने वाली है, क्या क्या बूस्ट मिलेगा टूरिज़म को यहाँ पे? देखो, हमारी जो एक्टिविटी होती है वो एनुअल एक कैलेंडर का होता है, उसमें सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। ये जो एक्टिविटी है ये बिल्कुल नई किस्म की हमने ये इसी 2 हफ्ते 3 हफ्ते में ही जो है ना डिस्कशन करके इसको ऑपरेशनल कर दिया है। और आने वाले साल में सबसे पहले तो उधर ही जो है हमारा मदगलश्त का एरिया है और चतराल में भी, तो हम वहाँ पे भी यही आइस हॉकी और ये आइस स्केटिंग और स्केटिंग के जो मुकाबले हैं वो करवाएंगे, और वो भी अनकरीब ही जनवरी ही में होंगे। ज़बरदस्त ताजमीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और बेस्ट ऑफ लक फॉर द इवेंट। कोशिश करेंगे आएँ सर, आपसे मुलाकात करें उधर और यही वहाँ पे देखें। बहुत शुक्रिया। तो जनाब, खैबर पख्तूनख्वा की सयाहत, पाकिस्तान की सयाहत, बहुत पोटेंशियल है इसमें। ज़रूरत है तो सिर्फ इस अमर की कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उनको ठीक कर लिया जाए और कुछ नई इनोवेशंस भी लेकर आए जाएँ। अच्छा ख़वातीन हज़रात, बचपन में हम अक्सर कहानियों में पढ़ते थे, सुनते थे, कहा जाता है वो देखो देखो शेर आया। फिर हम बड़े हुए तो हमने मूवी देखी थी जुमानजी, लाहौर में कल हो गया जुमानजी, वो शेर वाकई आ गया। हुआ ये कि लाहौर की एक निजी हाउसिंग सोसाइटी, उसकी गलियों में जुमानजी वाला सीन हो गया और एक पालतू शेर था वो निकल आया। आपको मंजर हम दिखाते हैं, अगर हमारे पास फुटेज आ गई है, कि किस तरीके से गलियों से होता हुआ शेर, ये देखें आप, लोग जो है अपनी छतों पर नज़ारे कर रहे हैं और ये शेर अपनी फुल ग्लोरी में भागते हुए तेज़ी से जो है वो आगे जाता है और जब वो मोड़ काटते हुए वो गिर भी जाता है। अब ये क्लियर नहीं है कि यहाँ पे इसको सिक्योरिटी गार्ड ने गोली मारी है या आगे मारी, लेकिन हुआ ये कि सिक्योरिटी गार्ड ने, हाउसिंग सोसाइटी का जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने इसको गोली मार दी और फिर इसको यहाँ से ले जाया गया। अफ्रीकन लॉयन था ये। खुर्रम मलिक हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। खुर्रम, पहले तो ये बताइए कि ये शेर था किसका, कैसे भाग निकला? जी बिल्कुल, ये हरबंसपुरा का इलाका है और निजी सोसाइटी थी जहां पर 2 रोज कबल घर से जो है पालतू शेर बाहर निकलता है। फार्म हाउस है, अली अदनान नामी शहरी का फार्म हाउस है। यहाँ पर इन्होंने गैर कानूनी तौर पर काफी ज्यादा जो है वो शेर रखे हुए थे और शेर जो है वो बाहर निकलता है, जिसकी जो फुटेज है, मोबाइल फुटेज, वो भी बन हम पर आई और एक वहाँ के रिहायशी ने जो है फुटेज बनाई और फुटेज में बड़े खौफनाक मंजर थे कि एक शख्स जो है फुटेज में देखा जा सकता है कि सौदा सलफ बेचने के लिए गलियों में जो है वो आया हुआ है शेर। उसको भी जो है वो पहले देखता है और वो बेचारा बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाता है। और ये जैसे ही जाहिर है एक पालतू जानवर और शेर वैसे ही बड़ी खौफ की अलामत समझा जाता है। तो गार्ड जो सोसाइटी का था उसने जो है वो देखा कि किसी न किसी को नुकसान कर देगा तो उसने इसको, अच्छा उस पे तो फिर खुर्रम पर्चा भी कट गया सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ, लेकिन ये जिन भाई साहब का था जिन्होंने खैर कानूनी तौर पे रखा था और या उन्होंने मजीद भी अगर जानवर रखे होंगे तो इनके खिलाफ कोई पर्चा वर्चा कटा है? नहीं जी बिल्कुल, उनके खिलाफ कोई मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं किया गया था। उसी दिन सिक्योरिटी गार्ड को जो है वो हिरासत में ले लिया गया था। लेकिन अब एक नया मामला जो है वो सामने आया है कि महकमा वाइल्ड लाइफ की मुबैना गफलत है। ये आला काम की आंखों में धुआं जो है झोंकने की कोशिश की जा रही है। ताहाल इस चीज पर जो है वो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन महकमा वाइल्ड लाइफ ने मुकदमे में शहबाज नामी गार्ड को ही मुलजम जो है वो करार दे दिया है। शेर अली अदनान नामी शहरी के फार्म पर गैर कानूनी तौर पर पाला जा रहा था। जराये के मुताबिक गफलत के बायस 6 फार्म से फरार होकर आबादी में चला गया था, जबकि शहबाज नामी गार्ड जो है उसने गोली मारी थी सिक्योरिटी इंचार्ज के कहने पर, क्योंकि जाहिर है वहाँ पर खदशा भी था कि किसी न किसी को काट ना जाए। तो पंजाब वाइल्ड लाइफ ने जो है 1974 सेक्शन 5 और 12 समेत जो है मुकदमा दर्ज करवाया था। लेकिन अब पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से जो है वो इस चीज पर जो है वो कहा जा रहा है कि शेर जो है वो गार्ड की गफलत के बायस जो है वो उसको गोली मारी गई है और उसको मार दिया गया है। तो इसलिए अब गार्ड पे ही जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और मुलजिम करार दे दिया गया है। पुलिस का लेकिन यही है कि मेरिट में तफ्तीश की जा रही है। अली अदनान नामी जो शहरी हैं जिनका फार्म हाउस है उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। ताहम
अभी तक जो है उनको शामिल तफ्तीश नहीं किया गया है। लेकिन जो जिन साहब का ये शेयर था उनके खिलाफ कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है और जिस सिक्योरिटी गार्ड ने इस शेर को हलाक किया उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आई होप कि हम वाइल्ड लाइफ वालों को हमसे पूछ सकें कि ये जो है ये शेर रख कैसे लिया इस बंदे ने, और जब रख लिया ये भाग गया तो जो जान बचाने के लिए जिस शख्स ने उसको मारा उस पर आपने पर्चा कटवा दिया। उनका भी जाहिर सी बात है कोई ना कोई मौक़िफ़ ज़रूर होगा, लेकिन ये जो सब आखिरी मंजर था ना कि एक सौदा सल्फ वाला आदमी जो है वो ठेला लेके सामने जा रहा था और शेर ने पहले उसको देखा और वहाँ से फिर उसने बाएं हाथ, हो सकता था अगर ये इसको पंजा मार देता खुदा ना खास्ता हाकम बदहन तो फिर किसके खिलाफ आया होती ये तो मैं नहीं पता। अभी हमें ये पता है कि हमें लेना है ब्रेक, उसके बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया बोले और अब हम बात करेंगे मौसम की। स्कूलों में बच्चों की छुट्टियां तो हो गई हैं तो वो तो अपना वेदर जो है एंजॉय कर रहे होंगे घरों में आराम से, लेकिन जो काम पे लोग जा रहे हैं उनकी तो फिलहाल कोई छुट्टी नहीं है, ख़ासतौर पे कराची में। और ख़ास तौर पे वो लोग जो बाइक पे आ रहे हैं, मेरे पीछे मेरे कैमरामैन जो इस वक्त हमारा फ्रेम बना के खड़े हुए हैं उन्होंने झरझरी ली तो मुझे इस बात का कंप्लीट अंदाज़ा हो गया कि कितनी सर्दी हो चुकी है कराची में, वो भी सुबह सुबह। लाहौर की बात करें तो वहाँ पे बारिश की एंट्री हो चुकी है, कल रात मुख्तलिफ इलाकों में बारिश भी हुई है और इसके अलावा उकाड़ा पाकपतन में भी रात में शुरू हुई थी बारिश हल्की, उसका सिलसिला ताहाल जारी है। एक बार फिर फोकस करते हैं कराची का। चलिए अब ज़रा दर्जा हरारत की जानिब चलते हैं और कराची में सर्दी की शिद्दत बढ़ चुकी है। दर्जा हरारत आज जो है कराची में वो कम से कम 11 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 होगा। इसके अलावा हैदराबाद में जो टेम्परेचर रहने का इम्कान है वो है कम से कम दर्जा हरारत होगा 11 और ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री। नेक्स्ट सिटी और वही मीरपुर ख़ास। मीरपुर ख़ास में कम से कम दर्जा हरारत 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 24 रहने का इम्कान है। अगला शहर है नवाबशाह, यहाँ पे कम से कम दर्जा हरारत 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री रहने का इम्कान है। मज़ीद सिंध के शहरों का अहवाल लेते हैं। लाड़काना यहाँ पे कम से कम दर्जा हरारत 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री रहने का इम्कान है। और अब चलिए बलूचिस्तान का रुख करते हैं। ग्वादर जहाँ पे कम से कम दर्जा हरारत 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री रहने का इम्कान है। कोयटा जहाँ से आती है कराची में सर्दी, कोयटा में इस वक्त दर्जा हरारत जो है कम से कम वो -4 आज रहने का इम्कान है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 डिग्री तक रहने का इम्कान है। अब चलते हैं सीधा रोजान और मुल्तान में कम से कम दर्जा हरारत 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री तक रहने का इम्कान है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि लाहौर में बारिश का सिलसिला जारी है और यहाँ पे कम से कम दर्जा हरारत 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 11 डिग्री रहने का इम्कान है, यानी कि लाहौर में तो ज़बरदस्त सर्दी आ गई है। फैसलाबाद में भी कम से कम दर्जा हरारत 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री रहने का इम्कान है। लेट्स गो टू द कैपिटल सिटी इस्लामाबाद। दर्जा हरारत यहाँ पे रहेगा 3 कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 18। और थोड़ा ही आगे मरी जहाँ पे लोग अब जा रहे होंगे, पहुँच रहे होंगे एंजॉय करने के लिए सर्दियों की छुट्टियाँ अपनी, वहाँ पे कम से कम दर्जा हरारत 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 डिग्री तक रहने का इम्कान है और यहाँ पे क्लाउडी वेदर भी रहेगा। पेशावर लेके चलते हैं आपको, दर्जा हरारत कम से कम 4 ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री रहने का इम्कान है और यहाँ से सीधा ऊपर आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद कम से कम दर्जा हरारत 2 ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री रहने का इम्कान है। और बिल्कुल टॉप ऑफ द कंट्री स्कर्दू, कम से कम दर्जा हरारत सुन के आपकी भी कुल्फी जम जाएगी -13 और ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा -3। हम मौसम की मज़ीद जो है वो बात भी करेंगे क्योंकि मुल्क भर में इस वक्त सर्दियों ने एंट्री दे दी है और मुख्तलिफ जो हमारे रीजन्स हैं वहाँ पे सर्दी के मुख्तलिफ शेड्स हमें नज़र आ रहे हैं। हाँ, लेकिन अब बहुत सारे लोग फोकस कर रहे होंगे कराची में कि कराची में मौसम की सूरत हाल आगे क्या रहेगी, क्योंकि जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब तो बहुत ही ज़्यादा कुल्फ़ी जमा देने वाली सर्दी थी, हवाएं भी चल रही थी, लेकिन एक चीज़ ये कि उतनी शिद्दत से हवा कराची में नहीं चल रही है। मौसम के हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज भी हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक ले रहे हैं। स्टे विद अस।
एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। और ब्रेक पे जाने से कबल हमने आपको मौसम का अहवाल बताया। चलिए अब ज़रा सरदार सरफराज साहब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट से भी जान लेते हैं कि आगे क्या मौसम रहने वाला है। सरदार साहब गुड मॉर्निंग, अ वेरी कोल्ड गुड मॉर्निंग बेसिकली आपको। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे आप। तो सरदार साहब कराची से ज़रा आगाज़ कर लेते हैं। कराची में अब ज़बरदस्त किस्म की सर्दी आ गई है। जुम्मे हफ्ते को तो बड़ा ही ज़बरदस्त मौसम था। सो इट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू टिल जनवरी आई गेस सरदार साहब। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल कंटिन्यू करेगी जनवरी तक, बल्कि जनवरी में इसकी शिद्दत में और इजाफा हो सकता है, इसलिए कि जनवरी के शुरू के दिनों में एक्सपेक्टेड है कि बलूचिस्तान में और फिर केपी में और गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में चंद एक इलाकों में हल्की बारिश, हल्की बर्फबारी वाक़ई है 3 या 4 जनवरी को। तो फिर जाहिर है कि इस तरह की वेव जब आ जाए बारिश और बर्फबारी बरसाने वाली, तो उसके बाद ठंड की शिद्दत में जिससे कहते हैं ना और इजाफा हो जाया करता है। तो इम्कान यही है कि फिर वो 4 जनवरी से आनवर्ड या 5 जनवरी से आनवर्ड इसकी शिद्दत में इजाफा हो सकता है सर्दी की। तब तक ऐसा ही मौसम रहेगा जैसे कराची में चल रहा है, कभी 9 टेम्परेचर, कभी 10, कभी 11, मतलब 9 से 11 के दरमियान, किसी 9 से 12 के दरमियान कह सकते हैं आप, और पूरे उसको कवर करने के लिए। तो पिछले 10, 12, 14 दिन से आपने देखा तकरीबन 2 हफ्ते हो गए अब यही रेंज चल रही है, और दिन का टेम्परेचर भी अब 25-26 की रेंज में आ गया। तो ये कंटिन्यू रहेगा इसी तरह से। बिल्कुल। अच्छा अब ज़रा पंजाब की बात कर लें। कुछ शहरों में बारिश की भी इत्तला है सरदार साहब। जी बिल्कुल, कुछ एरियाज़ में हुई है, कसूर में, भावल नगर में और ऊपर लाहौर में भी इवन हल्की फुल्की कहीं बूंदाबांदी हुई है, कहीं हल्की सी बारिश हुई है। बुनियादी तौर पे जो उधर इंडियन साइड पे कुछ ना कुछ क्लाउड मास जमा है, वही वेस्टर्ली वेव के असर वहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश हो रही है, तो उसी का उन्हीं बादलों का समझ लें कुछ एक्सटेंशन हुई, फैलाव हुआ हमारे एरिया तक। तो आज दिन भर क्लाउडी वेदर रहेगा उन इलाकों में, यानी लाहौर, फैसलाबाद और सरगोदा भी, और नीचे फिर साहिवाल और इस तरह से कुछ साउथ पंजाब के बावल नगर साइड पे भी, और ऊपर गुजरात और गुजरांवाला साइड पे। तो ये पूरी पट्टी जो है उस पर बादल बादल छाए रहेंगे, और इम्कान रहेगा कि कहीं पर बूंदाबांदी, कहीं पर हल्की सी बारिश हो। शाम तक ये सिलसिला वहाँ रहेगा, फिर ये ख़त्म हो जाएगा, निकल जाएगा, फिर दोबारा से वो एक कोल्ड वेव की ग्रिप में ही रहेगा पूरा मुल्क ही तकरीबन। सही। और सरदार साहब इट्स 23rd और बच्चों की छुट्टियां भी हो चुकी हैं, बहुत से लोग वेकेशंस का प्लान कर रहे होंगे इन द अपर पार्ट ऑफ द कंट्री। तो मैं चाहूँगा उनको भी थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन दे दें, बर्फ़बारी वगैरह शिमाली इलाक़ाजात में कहाँ कहाँ मुतवक्क़ है आने वाले दिनों में। देखिए अभी दिसंबर में तो कोई इम्कान नहीं है कोई ऐसी, यानी ये हल्की सी जो बूंदाबांदी या हल्की बारिश आज ही के दिन तक है, शाम तक ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। और फिर बकिया जो दिन है दिसंबर में, इसमें तो कोई ऐसा इम्कान नहीं है। जनवरी के शुरू में मैंने जैसे आपको बताया कि एक वेव एक्सपेक्टेड है, उसमें या ज़्यादा इम्कान यही है कोई 2 या 3 जनवरी को हो सकता है बलूचिस्तान में, कोयटा समेत कुछ इलाकों में, ज़ियारत में ख़ासकर, और कोयटा में, चमन में, उन इलाकों में हल्की बारिश या पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। और यही वेव फिर आगे फैल कर ऊपर केपी के कुछ बेशतर इलाकों में एक तरह से स्वीप करेगी उधर से, और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर। तो जनवरी के जो दिन होंगे शुरू के पहला हफ्ता, उसमें इम्कान होगा फिर बारिश का भी और बर्फ़बारी का भी। तो लोग अगर बर्फ़बारी के नुक्ते नज़र से जाना चाहते हैं छुट्टियों में, तो फिर जनवरी के दिनों का वेट करें। ठीक है। थैंक यू सो मच सरदार सरफराज साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे और मौसम का अहवाल तो हमने आपको बता दिया। आखिर में ये भी कि वो लोग जो उन अपर पार्ट्स में जाना चाह रहे हैं कि जहाँ पे बर्फ़ अभी है मौजूद, तो अपनी तैयारी के साथ जाएं। गाड़ियों में अपनी जा रहे हैं तो चेन्स लेके जाएं अपने टायर्स के लिए, क्योंकि पिछले दिनों ही सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस भी देखी कि गाड़ियाँ वहाँ पे स्लिप करें ड्यू टू स्नो। तो जहाँ भी जाएं पूरी तैयारी के साथ जाएं। चलिए अब हम आपके लिए एक बहुत ही अहम इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं, और बहुत से लोग ये देख के जो है वो सरप्राइज़ हो जाएंगे कि वो आप जो हम आइसक्रीम खा रहे हैं, वो कहते हैं ना कि सर्दियों में आइसक्रीम खाने का अपना ही मज़ा है। आइसक्रीम खाएं ना तो मज़ा है, आइसक्रीम के नाम पे धोखा ना खाएं। देखें कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐसी 2 कंपनीज़ पर 17 करोड़ रुपए तक का जुर्माना आयद कर दिया है जो आवाम को बरसों से आइसक्रीम के नाम पे धोखा खिला रही थी, चूना लगा रही थी। ये फ्रोज़न डेजर्ट्स बनाने वाली कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को आइसक्रीम कहकर मार्केट कर रही थी। बात यहीं तक नहीं रुकती है, मज़ीद कई ऐसी कंपनीज़ के ख़िलाफ़ भी तहकीकात जारी हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि बतौर सारिफ हमें ये कैसे पता लगेगा कि जो हम खा रहे हैं वो आइसक्रीम है या फ्रोज़न डेजर्ट है। कंपनीज़ हमें बरसों से जो आइसक्रीम के नामों पर खिलाती आई हैं उसमें क्या कुछ रहा है
प्रोडक्ट वाइज, और वो कहीं हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह तो नहीं है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबाला यासिर लुत्फ़ी साहिबा। प्रोफेसर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वेलकम टू द शो। और नहीं खा रहे थे हम आइसक्रीम इतने अरसे से, बट वी ईटिंग, क्या खा रहे थे हम? थैंक यू सो मच कि आपने ये इनिशिएटिव लिया कि इस हवाले से अवेयरनेस जो है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि ये अवेयरनेस ही है जो बहुत सारी चीज़ों से हमें बचा सकती है। देखें, फ्रोज़न डेज़र्ट जो है वो अगर हम उसको टेक्निकली बात करें कि उसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, तो फ्रोज़न डेज़र्ट जो है वो वेजिटेबल ऑयल से बनता है ज़्यादातर। और वेजिटेबल ऑयल के अंदर ये खासियत होती है कि वो आम दर्जा हरारत पे जमता नहीं है। ठीक है, बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए जी। लेकिन पॉइंट क्या आ जाता है कि जब वो जमने लग जाता है तो उसके अंदर ऐसी क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, कौन सा ऐसा प्रोसेस हुआ है जिसकी वजह से वो हार्डनिंग की तरफ जा रहा है। दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। इसका मतलब ये होता है कि आपने उस वेजिटेबल ऑयल के अंदर हार्डनिंग करने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल किया है उसकी वजह से उसके अंदर ट्रांस फैट बन गए। वाह। और ट्रांस फैट जो हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि वो प्रोडक्ट में 2% से कम होने चाहिए, जो हार्ट डिजीज़, कोलेस्ट्रॉल, आपके तमाम प्रॉब्लम्स की जड़ है ट्रांस फैट। और WHO इस वक्त बहुत ज़ोरों शोर से इस पर काम कर रहा है। तो ट्रांस फैट नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट के अंदर 2% से ज़्यादा। तो फ्रोजन डेजर्ट के अंदर यही चीज़ होती है कि उनके अंदर वेजिटेबल ऑयल यूज़ किया जाता है। कितना परसेंट ट्रांस फैट हो रहा था? ट्रांस फैट तो देखें 20-30% तो आम है। माय गॉड, ये तो हमारे से फ्रोजन डेजर्ट जी फ्रोजन डेजर्ट में, क्योंकि जाहिर है वो उसके बगैर वो हो नहीं सकता। ठीक है। तो आइसक्रीम की डेफिनेशन क्या है कि आइसक्रीम के अंदर मिल्क फैट होता है। आइसक्रीम को एक हेल्दी प्रोडक्ट के तौर पे लिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर अगर 20% मिल्क फैट होना ज़रूरी है तब वो आइसक्रीम कहलाती है। तो वो बनती है आपकी डेयरी प्रोडक्ट से ना, वो आपके दूध से बन रही है, मिल्क फैट से बन रही है, तो वो तो रिसोर्स है हमारे पास मल्टीविटामिन्स की। तो अगर आप दूध वैसे नहीं पी रहे तो आप आइसक्रीम में खा लिया आपने, तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा डॉक्टर साहबा, अब हम ज़रा लेबलिंग की बात कर लेते हैं। ये जो प्रोडक्ट्स थे जो हमें आइसक्रीम खिला रहे थे, इन्होंने अपने लेबल पे स्पेसिफाई किया था कि ये आइसक्रीम है या फिर क्या है? देखें, किसी पर्टिकुलर कंपनी की या इंडस्ट्री की मैं बात नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ये ओवरऑल जो अगर हम फूड लेबल की बात करें तो ये बहुत मैंडेटरी होता है कि आप ये बात मेंशन करें कि उसके इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं क्या। और अगर आप उसको आइसक्रीम क्लेम कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है वो ये क्लेम भी आना चाहिए कि इसके अंदर मिल्क फैट 20% है कम अज़ कम। तो ये हर आम आदमी के लिए भी ज़रूरी है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी भी होती हैं जो क्लेम कर भी रही होती हैं, लेकिन चूंकि एक आम आदमी को फूड लेवल पढ़ना नहीं आ रहा होता, उनको पता नहीं होती है डेफिनेशन, तो जाहिर सी बात है तो वो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर फूड लेबल्स में ये लिखा हुआ है कि ये वेजिटेबल ऑयल से बनी हुई है और उसके बावजूद वो क्लेम कर रही है आइसक्रीम, तो एक आम आदमी को तो नहीं पता। जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रीज का उनको होना चाहिए, ये उनका फ़र्ज़ है कि अगर वो वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो दे शुड मेंशन दैट दिस इज़ फ्रोजन डेजर्ट, दिस इज़ नॉट आइसक्रीम, क्योंकि आइसक्रीम की डेफिनेशन यही है। और मेरा अगला सवाल भी इसी से डिराइव्ड है, लेबल पढ़ते नहीं हैं हम, इसमें गलती पार्टली किन किन की है? लेबल पढ़ने के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए, बिल्कुल, अवेयरनेस ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। मैं अपने उन पे तो, क्योंकि मैं टीचर भी हूँ, तो अपने उन पे तो मैं ट्रेनिंग कराती हूँ कि फ़ूड लेबल्स जहाँ जहाँ मैं पहुँच सकती हूँ मैं वहाँ ट्रेनिंग कराती हूँ कि फ़ूड लेबल्स ऐसे पढ़ने चाहिए। लेकिन ये होना चाहिए, कम्युनिटी में ये चीज़ फैलानी चाहिए कि आप ट्रेनिंग कराएं फ़ूड लेबल्स की, ताकि सबको पता हो कि इसके अंदर है क्या। अमूमी तौर पे हम तो ये इस बहस पे है ना अभी, लेकिन होता क्या है कि हमारे यहाँ ग्लूटेन एलर्जी भी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि वो भी नहीं लिखा हुआ होता फूड लेबल्स पे कि ये, यहाँ तक कि जो चीज़ वीट वाले इक्विपमेंट पे बन रही होती है ना, उसमें भी एलर्जेंस आ जाते हैं। तो ये भी कहा जाता है कि वीट से उसको दूर रखें, फासले पे रखें, एक ही विसिनिटी में वो होने भी नहीं होने चाहिए, तो वो भी एलर्जन कॉज करते हैं। तो फूड लेबल पढ़ना तो इतना ज़रूरी है, आपकी बहुत सारी पेचीदगियाँ ख़त्म हो जाती हैं सिर्फ फूड लेबल पढ़ने से, कि आपने वो पढ़ा और आपको पता चल गया कि ये चीज़, ये प्रोडक्ट मेरे लिए हार्मफुल है। अगर उसमें मेंशन है कि ट्रांस फैट 2% से ज़्यादा है, तो हम क्यों उस चीज़ को कंज्यूम करें, हमें क्यों अपनी आर्टरीज बंद करनी है। और डॉक्टर साहब आखिर में अगेन इस पर क्लैरिफाई करते जाएं कि आइसक्रीम क्या होती है और ये जो कंपनीज खिला रही थी ये क्या था, सो दैट लोग आगे चल के इसको देख के कुछ तो डिफरेंशिएट कर सकेंगे। बिल्कुल,
देखिए मैंने पहले भी अर्ज, आइसक्रीम जो है वो एक अच्छा प्रोडक्ट है, एक न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है, रिगार्डलेस कि उसके अंदर शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो आपने वहाँ पर आपको उसमें डिफरेंस रखना है, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर हम मिल्क फैट की बात करें, दूध की बात करें, तो दूध से मिलने वाली तमाम विटामिन्स जो हैं, तमाम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको दूध से मिल रहे हैं, तो आइसक्रीम के अंदर तो वो ऑटोमेटिकली शामिल हो गए। लेकिन अगर हम फ्रोज़न डिज़र्ट की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर वेजिटेबल ऑयल है। अब लोग कहते हैं वेजिटेबल ऑयल तो बड़ा फ़ायदेमंद है, ऑयल, तमाम ऑयल जो हैं वो अगर अपनी क्वांटिटी से एक्सीड कर जाते हैं तो वो हार्मफुल हो जाते हैं, चाहे वो जैतून का ऑयल ही क्यों ना, ठीक है। तो अगर आप उसकी क्वांटिटी एक्सीड कर रहे हैं तो वो किसी भी रॉ सोर्स से आए हों तो वो आपके लिए नुकसानदेह। तो अगर वेजिटेबल ऑयल आप रॉ यूज़ कर रहे हैं या आप उसकी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर फ्रोज़न डेजर्ट के अंदर आप वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो याद रखिए कि फ्रोज़न डेजर्ट के अंदर वेजिटेबल ऑयल तब जम रहा है जब वो हाइड्रोजिनेट किया गया है, वो जब बह रहा है तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। जब वेजिटेबल, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल के अंदर सलाहियत नहीं है अपने आप को सॉलिडिफाई करने की, तो अगर वो जम गया है तो वो आपके लिए नुकसानदेह बन गया है क्योंकि उसके अंदर ट्रांस फैट शामिल हो गए। बहुत शुक्रिया रुख साहिबा, आपने ये क्लियर किया कि भाई हम क्या खा रहे थे, और लोगों के लिए फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट, बहुत से लोगों को लेबलिंग ऑफ फूड जो आइटम्स हैं, डाइटरी फाइबर और ये सारी चीज़ें नहीं पता हों, तो यहीं से आगाज़ करना पड़ेगा आपको कि आपको लेबल पढ़ना पड़ेगा और किसी एक्सपर्ट से पता करना पड़ेगा। आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।